नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक वसंत का भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं श्रीमान यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना पूर्ण योगदान दिया और कई प्रसिद्ध रचनाएं भी की, जैसे दाम्पत्य विज्ञान, मन की दुनिया, दवाएं और हम, खिले मातृत्व, गुंजे कलिका आदि। ये तो हो गया थोड़ा सा लेखक परिचय। अब लेते हैं हम ये पाठ रक्त और हमारा शरीर। जैसे पाठ से ही पता चलता है, रक्त और हमारा शरीर। रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, क्या योगदान है रक्त का हमारे शरीर में, यह इस पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने हमको बताए हैं। आइए पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखित पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कामचोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। यानी इस पाठ के अंदर दिव्या जो है, अनिल की छोटी बहन है, उसको हमेशा अपने शरीर में थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। यानी उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता और उसको भूख भी नहीं लगती है। उसको अस्पताल में जब डॉक्टर ने देखा तो क्या कहा कि दिव्या के शरीर में क्या हो गई है, खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। यानी दिव्या को अस्पताल ले जाते हैं और पास के एक कमरे में भेज देते हैं। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। यानी अस्पताल में जाने के बाद अनिल को अपने जान पहचान वाली एक डॉक्टर दीदी मिल जाती है। वह कहती है, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। यानी वहां डॉक्टर दीदी मिलती है। वो अनिल को देखते ही कहती है, क्या अनिल यहाँ पर कैसे आए। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी जब किसकी दिव्या की खून की जांच करवाने जाते हैं तो कांच की एक स्लाइड है, उसके ऊपर कांच की पट्टी के ऊपर दिव्या की अंगुली से खून निकालकर उस पर लगा दिया और अनिल को क्या बोली, तुम कल आकर इसकी अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यानी दूसरे दिन वापस अनिल हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर दीदी के कमरे में जाकर दस्तक देता है। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। यानी अंदर से आवाज आई कि तुम अंदर आ सकते हो और अनिल कमरे के अंदर चला गया। किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। यानी डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, जो खून था उसकी स्लाइड पे रखकर उसकी माइक्रोस्कोप द्वारा क्या कर रही थी, उसकी जांच कर रही थी। यानी सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, एक मशीन है जिसके द्वारा क्या की जाती है, खून की जांच की जाती है, जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने वाला यंत्र। यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र था जो छोटी वस्तु को क्या दिखाता था, बड़ी दिखाता था। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। यानी दीदी जांच कर रही थी तो उन्होंने उसको आवाज नहीं दी और इशारा करके अनिल को बैठने के लिए कहा। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी डॉक्टर दीदी क्या कहती है अनिल से कि तुम्हारी बहन को क्या बीमारी हुई है, एनीमिया की बीमारी हुई है, वो दवा लेगी तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला,
दीदी एक सवाल पूछूं, यानी अनिल के मन में जिज्ञासा यानी जानने की और इच्छा हुई कुछ न कुछ। एक दीदी से बोला, डॉक्टर दीदी से मैं आपसे एक सवाल पूछूं? दीदी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? यानी अब वो पूछता है एनीमिया कौन सी बीमारी है, एनीमिया क्या होती है? उसने पूछा यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, यदि एनीमिया के बारे में तुम्हें जानना है तो उससे पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली अनिल देखने में तो रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें कहते हैं हम बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, यानी अब वो उनको समझा रही है कि जो हमारे अंदर जो खून होता है उसके अंदर कई तरह के कण होते हैं, लाल कण, सफेद कण और कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिसका कोई भी कलर या रंग नहीं होता। उसे फोकस किया और बोली देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। अब क्या करती है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र अनिल को देकर उसे दिखाती है कि हमारे रक्त में किस तरह के कण होते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। स्लाइड जो कांच की बनी पट्टी थी उसके ऊपर वो देखकर उसको क्या, कांच की एक पट्टी के ऊपर खून को देखकर क्या पड़ा, अनिल एकदम उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जब उसने देखा कि रक्त के इतनी सी बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, यानी उसको नहीं पता था कि हमारे खून के अंदर इतने सारे कण होते हैं। वह बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। यानी उसको कैसा लग रहा था, जो खून के अंदर ऊपर ऊपर जो कण दिखाई दे रहे थे उसको वो बालूशाही के समान लग रहे थे। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही है, यानी जो लाल कण अंदर दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल बालूशाही के समान है, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए, यानी पूरे गोल थे और बीच में से दबे हुए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है, यानी रक्त की एक छोटी सी बूंद में इन लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे, यानी 1 मिलीमीटर रक्त में भी कितने कण मिलते हैं हमें, 40 से 55 लाख कण। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, यानी इन कणों के कारण ही हमें हमारा खून कैसा लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी यहाँ डॉक्टर दीदी क्या कहती है कि सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उससे शरीर को हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का, यानी हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारा जो ब्लड का रोटेशन होता है, हमारे शरीर की जो नसें हैं उसके अंदर खून को पहुंचाने का काम कौन करते हैं, ये सारे कण ही तो करते हैं, जिनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। यानी इस खून में नजर आने वाले रक्त कणों का टाइम कितना होता है, समय कितना होता है, वो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, लगभग 4 महीने तक। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, यानी ये जब 4 महीने के होते हैं तब तक ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, यानी ये कण धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने
कहा। अब अनिल डॉक्टर दीदी से वापस कहता है, तब तो दीदी ये 3-4 महीने में पूरे ही खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर बोल उठी, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, यानी और जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। डॉक्टर दीदी इस बात पर अनिल को समझाती है, हाँ, ये कण तो धीरे धीरे 3-4 महीने में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे कण भी बन जाते हैं और जो कण नष्ट होते हैं उनकी जगह ये दूसरे नए बने हुए कण ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी हमारी हड्डियों के बीच जो मज्जा भाग होता है उसके अंदर कारखाने, यानी ब्लड बनने का जो संचार होता है वो मज्जा में होता है। वहां पर क्या होता है, इनका निर्माण होता रहता है। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी यहाँ पर दीदी उसको समझा रही है कि इतने सारे ये जो पौष्टिक तत्व हम खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी कभी नहीं आएगी, और ये सारी चीजें खाने से जो मज्जा रूपी कारखाना है जो हड्डियों के बीच में बना होता है वो सारे इससे प्रोटीन प्राप्त कर कर खून का संचार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यानी जो उचित सही खाना नहीं खाता और पौष्टिक भरा खाना नहीं खाता जिससे प्रोटीन प्राप्त हो, तो इन कारखानों को क्या नहीं मिल पाता, कच्चा माल नहीं मिल पाता, और कच्चा माल नहीं मिल पाता तो बराबर से वो खून भी नहीं बना पाते। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। यानी जो पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, उनके अंदर रक्त के ये कण बनना बंद हो जाते हैं। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, खून की कमी आ जाएगी, और खून की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अब अनिल डॉक्टर दीदी से सवाल कर रहा है, क्या दीदी हम संतुलित आहार ले, प्रोटीन भरी चीजें खाए तो क्या हम एनीमिया की बीमारी से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। अब डॉक्टर दीदी कहती है, ये कहना तेरा काफी हद तक सही है। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अब दीदी यहाँ पर कहती है एनीमिया और कई कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश के अंदर एनीमिया की सबसे बड़ा कारण कौन सा है एनीमिया बीमारी होने का, कि हम लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब दीदी उसको बताती है खून की कमी के और भी कई कारण हैं, जैसे खराब पानी पी लेना, दूषित चीजें खा लेना, और इसके द्वारा जैसे हम गंदा पानी पी लेते हैं, कोई नई खाने वाली चीजें खा लेते हैं, बाहर की चीजें खा लेते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, हमारे पेट के अंदर कई प्रकार के कीटाणु चले जाते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। यानी हम जो भी खाएं वो कैसे हो, पूरी साफ सफाई से बने हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। यानी खाना खाने से पहले हमेशा हमें क्या करना चाहिए, साबुन लगाकर अपने हाथों को साफ धोना चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग ही करें और इधर उधर नंगे पांव न घूमे। और भी कई तरीके से बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए दीदी कहती है शौच के लिए हम कभी बाहर ना जाए, और शौच करने के बाद भी हाथ मुंह आपको बिल्कुल साफ साबुन लगाकर धोने चाहिए, और नंगे पांव आपको कभी भी बाहर नहीं जाना
चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? ये तो जो दीदी ने बताया वो तो लाल कण का काम था। अब वो पूछ रहा है, दीदी हमारे शरीर में जो सफेद कण होते हैं उनका क्या काम है, ये भी बताओ। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब हम रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे हमें डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। अब दीदी यहाँ पर बताती है कि जो सफेद कण है वो वास्तव में हमारे शरीर के क्या है, वीर सिपाही है। यानी जो रोग है हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनसे हमें कौन बचाते हैं, ये सफेद कण। उन रोगों को, बीमारियों को हमारे शरीर में फैलने से बचाने का काम कौन करते हैं, यह सफेद कण। बस संक्षेप में यह मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफेद कण होते हैं जो खून के अंदर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणु का क्या काम है, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब वो पूछता है बिम्बाणु जो कि जिसके कोई भी रंग नहीं होता वो हमारा क्या काम करते हैं, तो दीदी बताती है रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब यहाँ पर अनिल को दीदी समझाती है जो बिम्बाणु होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता वो क्या कहते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो खून बहता रहता है तो वो एक जाले के रूप में बनकर उस खून को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो अनिल कहता है दीदी यदि घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है, बंद ही नहीं होता। तो दीदी कहती है हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। यानी दीदी कहती है यदि खून ज्यादा बहता है तो उसको क्या करना चाहिए, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर से कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक खून बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यहाँ पर दीदी इस पैराग्राफ में क्या समझाती है उसको कि यदि बहुत ज्यादा किसी आदमी का खून बह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कोई कपड़ा लेके जहां से खून बह रहा है वहां उस कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए। बांधने से काफी हद तक वो खून रुक जाएगा और उसके बाद उसको कहाँ ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी यदि उसको काफी खून निकल जाता है, बह जाता है तो हॉस्पिटल में वहां पर उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। दीदी ने ये समझाते हुए अनिल से कहा। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अब अनिल उससे पूछता है क्या दीदी ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का हम खून ले सकते हैं? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर दीदी अनिल को समझा रही है कि हर किसी का खून नहीं चढ़ा सकते। जिस व्यक्ति का खून है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, रक्त का समूह कौन सा है, उसकी जांच करते हैं। उसके बाद अस्पताल में एक ब्लड बैंक बने होते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के खून की बोतलें भरकर रखी होती हैं। उसी में यदि उस रक्त समूह का खून उस आदमी से मैच करता है तो लाकर उसको खून देते हैं और उसको खून चढ़ाते हैं। लेकिन जरूरत के समय उस समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं। तब अनिल ने पूछा, वो कहता है उस समय यदि हमें
कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता कि अब उस ब्लड समूह का या रक्त समूह का यहाँ पर खून नहीं है, तो ऐसी उपस्थिति में क्या हमें क्या करना चाहिए? तब दीदी कहती हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। अब दीदी उसको बताती है, यदि हमें उस वक्त किसी का खून नहीं मिलता है तो अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा है, यानी वहां पर स्टोरेज कर रखे हैं खून के, जो जरूरतमंदों को दिए जाते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। यानी अस्पताल में क्या होता है, सभी ग्रुप के खून का रक्त समूहों का रक्त तैयार वहां पर रखा जाता है, और जिसको जैसे जरूरत होती है हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको खून देते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। अब दीदी यहाँ पर क्या कहती है, इन ब्लड बैंकों में क्या, कहाँ पर, जो अस्पताल में ब्लड के स्टोरेज बने हुए हैं वहां पर यदि यह भंडार सुरक्षित रहे तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, समय समय पर क्या करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। ये जो हमारे देश में रक्तदान शिविर लगते हैं वो इसीलिए लगते हैं ताकि लोगों का खून लेकर उनको ब्लड बैंकों में रखा जाता है और जरूरतमंद आदमियों को दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को भी समय समय पर रक्तदान कर कर इस सेवा का आनंद लेना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने यह बात सुनकर क्या पूछा दीदी से, क्या दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब दीदी को वो कहता है, रक्तदान की बात सुनकर उसके मन में भी ये भावना जगी कि मैं भी रक्तदान करूं, तो दीदी से कहता है, क्या दीदी मैं रक्तदान कर सकता हूं? तो दीदी उसको कहती है, नहीं भैया, तुम अभी रक्तदान नहीं कर सकते, तुम जब 18 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम रक्तदान कर पाओगे। एक समय में उसने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, यानी एक समय में एक आदमी से कितना रक्त लिया जाता है, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी लोग समझते हैं कि हम लोगों का रक्तदान देंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर दीदी कहती है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, यानी 300 मिलीलीटर रक्त जो एक मनुष्य से लिया जाता है, इतना रक्त तो हमारा शरीर कैसे भी बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितने लीटर खून होता है? लगभग 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने कहा, पर एक मनुष्य के अंदर 5 लीटर खून होता है, यदि उसमें से वो 300 मिलीलीटर रक्त किसी मनुष्य के या जरूरतमंद को दे देता है तो इससे बड़ा सहायता का या दान का काम क्या होगा, यह समझाते हुए दीदी ने अनिल से कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। यानी यहाँ पर अनिल कहता है, फिर तो दीदी मैं नियमित रूप से हमेशा रक्तदान शिविर लगेंगे तो क्या करूंगा, हमेशा रक्तदान किया करूंगा। कब? बड़ा होने के बाद। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यानी अनिल की ये बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और उसको शाबाशी दी और कहा कि हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। ये हो गया अपना कक्षा 7 का पाठ 6 पूरा। आइए लेते हैं हम भाग 2 में शब्दार्थ। पहला शब्द है महसूस। महसूस का अर्थ है यहाँ पर अनुभव। अगला शब्द रक्त। रक्त का अर्थ है यहाँ पर खून। अगला शब्द स्लाइड। स्लाइड का अर्थ है कांच की एक पट्टी जिस पर खून को डालकर जांच की जाती है। अगला रिपोर्ट। रिपोर्ट का अर्थ है जांच पत्रक। अगला शब्द दस्तक। दस्तक का अर्थ है यहाँ पर आवाज देना या खटखटाना। अगला शब्द सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का अर्थ है छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने वाला यंत्र। अगला शब्द एनीमिया। एनीमिया का अर्थ है यहाँ पर एक रोग जिससे खून की कमी हो जाती है। अगला जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। अगला बालूशाही। बालूशाही है
अर्थ होता है एक प्रकार की मिठाई। अगला अवतल, अवतल का अर्थ होता है दबे हुए तल वाला, यानी बीच में से वो तल दबा हुआ था और आसपास से उभरा हुआ। अगला बिंबाणु, बिंबाणु का अर्थ होता है रक्त का एक कण। अगला है विटामिन, विटामिन का अर्थ है यहाँ पर रक्त कणों के निर्माण के लिए पोषक तत्व, जो रक्त कण रक्त बनने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विटामिन। अगला शब्द है प्रोटीन, प्रोटीन का अर्थ है शरीर के निर्माण के लिए पोषक तत्व, जो हमें प्रोटीन मिलती है किससे मिलती है, उसे शरीर का जिससे निर्माण होता है उसे कहते हैं पोषक तत्व, वो क्या कहलाता है, प्रोटीन। अगला मज्जा, मज्जा का अर्थ है यहाँ पर हड्डियों के बीच रक्त कण का निर्माण करने वाला ऊतक, यानी हड्डियों के बीच रक्त को बनाने वाला। अगला शब्द है दूषित, दूषित का अर्थ है यहाँ पर गंदा। अगला शब्द खाद्य, खाद्य का अर्थ है खाने योग्य वस्तु, जो भी हम खाते हैं उसे। अगला शब्द किस्म, किस्म का अर्थ होता है प्रकार। अगला शब्द सतह, सतह का अर्थ है यहाँ पर परत। अगला शब्द लार्वे, लार्वे का अर्थ है कीड़ों की प्रारंभिक अवस्था, यानी कीड़े जब उत्पन्न होते हैं। अगला रोगाणु, रोगाणु का अर्थ है रोग पैदा करने वाले जीव। अगला शब्द धावा, धावा का अर्थ है आक्रमण। अगला शब्द रक्तवाहिका, रक्तवाहिका का अर्थ है रक्त ले जाने वाली नली। अगला ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का अर्थ है जहां बड़ी मात्रा में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अगला है मिलीलीटर, मिलीलीटर का अर्थ है यहाँ पर द्रव को मापने वाली इकाई, जो द्रव पदार्थ होते हैं उनको मापने की जो इकाई होती है उसे कहते हैं मिलीलीटर। ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है रक्त का बहाव रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यानी इस पाठ के अंदर प्रश्न आया है रक्त का बहाव, यदि कहीं चोट लगी है और खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है इसका रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। कपड़ा बांधने से चोट पर दबाव के कारण रक्त का बहाव कम हो जाता है। यानी यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ने क्या बताया, यदि किसी को चोट लग जाती है, यदि आपके पास साफ कपड़ा है तो उसको कसकर बांध देना चाहिए। जैसे ही कपड़े का दबाव पड़ेगा तो चोट में से खून निकलना थोड़ा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है खून को भानुमति का पिटोरा क्यों कहा जाता है, यानी यहाँ पर खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। उत्तर है इसका भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है, यानी लोकोक्ति का अर्थ लोगों द्वारा कही गई कहावत। भानुमति का पिटारा एक लोगों द्वारा कही गई कहावत है जिसका अर्थ है किसी एक वस्तु में अनेक अनोखी वस्तुओं का छिपा होना। उसी तरह रक्त भी हमें ऊपर से लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने से पता लगता है कि एक बूंद में कितने सारे कण होते हैं, इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। कहने का अर्थ है जब अनिल ने वो स्लाइड पर कांच की पट्टी पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून की एक बूंद को देखा तो उसको कितने सारे कण नजर आए थे, 40 से 55 लाख के करीब। तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण थे, लाल कण थे और सफेद कण थे और बिंबाणु जो जिसका कोई कलर नहीं होता वो भी कण उसके अंदर मौजूद थे, और सारे कणों का अलग अलग काम था। लाल कण का अलग काम था, सफेद कण का अलग काम था, बिंबाणुओं का अलग काम था। तो उस एक इतनी सी बूंद के अंदर, इतने से खून के अंदर इतने सारे गुण थे, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया। अगला है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, यानी एनीमिया बीमारी किससे होती है, खून की कमी से, और इस खून की कमी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर है इसका एनीमिया से बचने के लिए हमें साफ व शुद्ध खाना खाना चाहिए, यानी साफ खाना खाना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए, तथा खाने में पौष्टिक आहार लेने चाहिए जिससे हमको क्या मिले, ताकत मिले, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि। यानी एनीमिया की बीमारी से यदि आपको बचना है तो आपको पौष्टिक आहार लेना होगा, जिससे आपको क्या मिल सके, विटामिन मिल सके। अगला है एनीमिया किन कारणों से होता है, यानी एनीमिया की बीमारी मनुष्य के शरीर में किन कारणों से फैलती है। उत्तर है इसका एनीमिया दूषित पेयजल, यानी आप कोई खराब पानी पी लेते हैं, खान पान में आ जाता है, उससे एनीमिया होता है। कुपोषक खाद्य पदार्थ, यानी कुपोषक जो हमारे
ठंडे बासी वगैरह हो या फिर जो खाने योग्य नहीं हो वो पदार्थ हम लोग खा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में एनीमिया का रोग होता है, वह अस्वच्छता से फैलता है। यानी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई रखेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे तो हमें एनीमिया की बीमारी नहीं होगी। लेते हैं अगला प्रश्न, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। यानी इस पाठ के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो हमें कैसे बचना चाहिए और पहले ही पेट में कीड़े होने से पहले हमें क्या बचाव करना चाहिए। उत्तर है इसका, पेट में कीड़े दूषित खान पान के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें साफ सफाई की आवश्यकता है। खाना खाने से पहले हाथ को साफ धोना चाहिए व स्वच्छ जल पीना चाहिए। शुद्ध व पौष्टिक खाना खाना चाहिए। शौच के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए व नंगे पांव इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यानी यदि हम चाहते हैं कि हमारे पेट में कीड़े नहीं हो तो हमें क्या रखनी चाहिए, सबसे पहले साफ सफाई रखनी चाहिए और शुद्ध और पौष्टिक आहार खाने में लेना चाहिए। अगला है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहते हैं। यानी रक्त के अंदर जो सफेद कण दिखाई देते हैं उन्हें वीर सिपाही क्यों कहते हैं। उत्तर है इसका, रक्त के सफेद कण हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहते हैं। रक्त में कितने प्रकार के कण होते हैं, लाल, सफेद और कई रंग के, जिसको हम बीमाणु कहते थे, है ना। लेकिन जो सफेद रंग के कण होते थे वो क्या कर, उनका काम क्या है, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली बीमारी से उनको हमें बचाना। यानी वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो रोग प्रवेश कर रहे हैं, जो जैसे दूषित हवा या दूषित पानी पी लेते हैं तो हमें उनसे उनके द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाने का काम कौन करते हैं, ये सफेद कण। यदि जिसके रक्त समूह में लाल और सफेद कण सबसे ज्यादा होते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं तो उनके ज्यादा होते हैं, तो वो लोग क्या है, कम बीमार पड़ते हैं। और हमें इन बीमारियों से बचाने के कारण ही इन सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। अगला है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। यानी ब्लड बैंक जहाँ पे रक्त समूहों का स्टोरेज करके रखा जाता है, रक्त को, खून को संग्रहित करके रखा जाता है, उनका हमारे जीवन में क्या लाभ है। उत्तर है इसका, ब्लड बैंक में विभिन्न वर्गों के रक्त का संग्रहित किया जाता है। यानी ब्लड बैंक में क्या किया जाता है, विभिन्न वर्गों का, यानी अलग अलग ग्रुप का जो खून होता है उसको संग्रहित करके रखा जाता है। जगह जगह पर जो रक्तदान किया जाता है वहां से अलग अलग वर्गों के रक्त का संग्रहित कर जरूरतमंद आदमियों को रक्त चढ़ाया जाता है, जिससे उनके जीवन की रक्षा हो सके। रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है। यानी ब्लड बैंक हमारे लिए इतना लाभदायक है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में है और उसे खून की आवश्यकता है तो उस वक्त हम खून कहीं से नहीं ला पाते, तो ये ब्लड बैंक उस वक्त हमारे बहुत काम आते हैं। और ब्लड बैंक में वही खून होता है जो लोग ये रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान शिविर से जो खून का रक्त का संग्रहण करके ब्लड बैंक में पहुंचाते हैं और अलग अलग अस्पतालों में इनका संग्रहण होता है। और जिन जरूरतमंद व्यक्तियों को जिस वक्त खून की, जिस वर्ग के खून की जरूरत होती है तो उस वक्त वो खून उन्हें चढ़ाकर उन्हें जीवन दान दिया जाता है। तो हमारा ब्लड बैंक में रक्तदान का बहुत बड़ा लाभ है। इन्हीं कारणों से हम लोगों की जान बचा पाते हैं। और हॉस्पिटल में आप खुद देखते हो, कहीं से खून नहीं मिल पाता तो डॉक्टर ब्लड बैंक से खून मंगवाकर उस मरीज की जान बचाते हैं। ये हो गए अपने कक्षा 7 के पाठ 6 के 5, 6 और 7 प्रश्न पूरे। लेते हैं इस पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। रक्त का जो तरल भाग है उसे क्या कहते हैं। उत्तर है इसका, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, बिंबाणु कहाँ तैरते हैं। रक्त के अंदर जो बिंबाणु कण होते हैं वो कहाँ तैरते हैं। उत्तर है, बिंबाणु प्लाज्मा के अंदर ही तैरते हैं। तीसरा प्रश्न, 1 मिलीलीटर रक्त में कितने कण होते हैं। यानी 1 मिलीलीटर रक्त की जो बूंद होती है उसको हम मिलीलीटर एक मापक इकाई है, उसके अंदर रक्त के कितने कण होते हैं। उत्तर है, 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 50 लाख कण होते हैं। अगला प्रश्न,
लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी इस पाठ के अंदर यदि खून के अंदर लाल रक्त कणों की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है। उत्तर है इसका लाल रक्त कणों की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, लाल कणों का जीवन काल कितना होता है, यानी जो रक्त के अंदर लाल कण होते हैं वो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। उत्तर है इसका लाल कणों का जीवन काल 4 महीने होता है। यह हो गए अपने कक्षा 7 का पाठ 6 पूरा। धन्यवाद।